अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज हम आलिया बुखारी का नॉवलेट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वो आईना मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नॉवलेट की तरफ। इस पूरा साइश घर से निकलने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक एकदम परफेक्ट कंडीशन में था। लॉन्ड्री से ताज़ा धुले कल्फशुदा सूट की मानिंद सारी गड़बड़ सियाह गेट से गाड़ी निकलने के बाद शुरू हुई। गेट पर मौजूद दोनों गार्ड्स ने जिस फुर्ती से इन्हें सलाम करते गेट को खोला था, इस पर हस्बे मामूल उन्होंने अपनी अहमियत के एहसास का मज़ा लेने की कोशिश ही की थी कि वो खड़खड़ाता हुआ रिक्शा ऐन गेट के सामने आकर रुका। नादरा बेगम का दिल धक से रह गया। तवक्को के ऐन मुताबिक रिक्शा में आपा बतौल और जहाँ आ रही थी सादा से धुले धुलाई चेहरे और चिकन की ऑफ वाइट चादरें। उन्हें देखकर माजी की सारी बोसीदगी पल भर में सामने आ खड़ी हुई और ये जगमग करता हाल पस मंज़र में जाने लगता। अरे आपा बतौल आई हैं। बराबर वाली सीट से मजहर साहब की आवाज़ पर दिल जलकर मज़ीद खाक हो गया। वो अपने ससुरालियों की आमद पर इसी तरह खुश हुआ करते थे। बेगम के मोड पर ज़रा भी तवज्जो दिए बगैर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आपा बतौल के खैर मकदम के लिए रिक्शा तक पहुंच चुके थे। इस सर पड़ी मुसीबत को झेलना ही था। एक गहरी सांस लेते हुए नादरा बेगम ने फौरी फैसला किया और ख़ुद भी गाड़ी से उतर गई। फौरी फैसला करने की सलाहियत का इन्हें ज़िंदगी भर बड़ा फ़ायदा रहा था। तरजीहात तय करने में हमेशा बड़ी आसानी रही थी और इन्हीं तरजीहात तय करते रहने से इश्क था। मजहर साहब का रिश्ता आने पर उन्होंने बड़ी आसानी से इन्हें इस गहरी आंखों वाले साजिद पर अव्वलियत दे डाली थी जो पिछले 4 सालों से उनके इश्क में साबित कदम था। क्या था जो मजहर साहब उम्र में इनसे बड़े, थोड़े से मोटे, थोड़े से फारिगुल बाल थे। बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी भी तो थी जो साजिद सारी ज़िंदगी गुजार लेने के बाद भी ख्वाब में भी देखने के काबिल नहीं हो सकता था। ज़िंदगी में आपके लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, यह समझ लेने में ही कामयाबी का राज पोशीदा है। उन्होंने ये गुर बड़ी कम उम्री में ही पा लिया था। पहला फ़ैसला समझदारी के साथ हुआ था। आगे की सारी ज़िंदगी में सारे फ़ैसले, सारी बातें खुद ब खुद तरतीब पा गई। छोटे बड़े ख़ानों में बटी मसलहतें, ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ और इस सारे हजूम में एक छोटा सा चोर खाना जो माजी की सिमत खुलता था आपा बतूल के घराने के साथ मुंसलिक था। अस्सलाम वालेकुम आपा, अच्छी तो हैं? उन्होंने रस्म निभाई। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिन से तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था लेकिन बस रोज़ ही टल जाता। आज मैंने सुबह ही पक्का इरादा कर लिया था सुबह ही तुम्हारे भाई और रिहान दोनों ही को, मगर उनकी मोहब्बत भरी तफसील से ज़रा भी मुतासिर हुए बगैर नादरा बेगम ने उनकी बात काटते हुए वही कहा जो वो तय करके गाड़ी से उतरी थी। ऐसा है आपा कि इस वक्त तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ता है। आप आने से पहले कहीं से फ़ोन कर लेती तो ये जहमत ना होती। घर पर अम्बरीन भी नहीं है जो आपको कुछ कंपनी ही दे देती। नर्म लहजे में रुखाई भरे अल्फाज ने आपा बतौल को बदमज़ा नहीं किया। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ अपने काम से, बस तुम्हें देख लिया दिल को इत्मीनान हो गया। ए भाई रिक्शा वाले, ज़रा ठहर जाना 2 मिनट। उन्होंने रिक्शा वाले को ठहरा कर नादरा बेगम को मज़ीद इत्मीनान दिलाया। और जहाँ आ रहा ये टिफ़न पकड़े क्यों खड़ी है? खाला को दे अपनी, गाजर का हलवा है तुम्हारे लिए बनाया था। आपने खामाखाई तकलीफ़ की, मैं तो वैसे भी मीठा कम ही खाती हूँ। करमदीन, उन्होंने जुज़बुज़ होते हुए स्टील का चमचमाता हुआ टिफ़न कैरियर पकड़ा और गेट पर खड़े गार्ड को आवाज़ दी, ये लो अंदर किचन में भिजवाओ। आपा बतूल की सौगातें इसी किस्म की हुआ करती थीं। जहाँ आरा के हाथ का कढ़ा हुआ दुपट्टा, रात भर धीमी आंच पर पकाए गए पाए, मलीर के अमरूदों की टोकरी और हर सौगात के साथ शर्मिंदा करता एक फ़िक्रा, किस कदर शौक़ से खाती थी तुम अमरूद। अब्बा लाया करते थे तो अम्मा तक के मना करने के बावजूद कितने ही खा जाया करती थीं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ या मजहर भाई कहीं पड़ोस में से भी पाई का सालन आ जाता तो नादरा से पहले अम्मा किसी को खाने ना देती। इसकी पसंद का सबसे ज़्यादा ख्याल रहता था उन्हें। मजहर साहब का तो मालूम नहीं, लेकिन ख़ुद नादरा बेगम को अपनी शादी से पहले के नदीदेपन का जिक्र बेहद खलता। तो फिर चलें, आपको घर छोड़ देते हैं, रास्ते में कुछ बातें ही हो जाएंगी। मजहर साहब हमेशा ही किसी न किसी तरह उनके रवैये की तलाफ़ी करने की कोशिश में रहा करते थे। मगर इस वक्त तक आपा बतौल नादरा बेगम को एक बार फिर गले लगाकर रिक्शा में बैठ चुकी थीं। बड़े ममनून से अंदाज में मजहर साहब की पेशकश को रद्द करके उन्होंने जहाँ आरा को आवाज़ दे ली, लड़की क्यों खड़ी है, आजा बेटा, खाला को जाने में देर हो रही है। जहाँ आरा नादरा बेगम के करीब खड़ी थी,
اور ان کے خیال میں ان کے قیمتی لباس کو بڑے مروبیت بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ہڑبڑا کر منہ ہی منہ میں کچھ کہتے رکشا کی طرف بڑھ کے شاید خدا حافظ خالہ کہا تھا۔ جہاں آرا ایسی ہی تھی جیسی بہت سی لڑکیاں عام طور پر ہوتی ہیں، دبی دبائی، چپ چپاتی۔ مظہر صاحب کو خوش اخلاقی کی بیماری تھی اور تھوڑا سا درد مند دل تھا بھی۔ وہیں رکشا کے پاس چند منٹ کھڑے ہو کر انہوں نے سب کی خیر خیریت پوچھنا ضروری سمجھا۔ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے، کام کیسا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپا بطول کے لیے ان کی اتنی توجہ ہی بہت خوش کر دینے والی تھی۔ اپنے سمیر کبیر بہنوئی کی انکساری اور اخلاق کے وہ ویسے بھی گن گاتی تھیں۔ بھائی صاحب تمہارے آج کل ٹھیک نہیں ہیں، ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا، جوڑوں کا درد پریشان کر رہا ہے، گھر پر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ کام تو ان کا اسکول میں نئے داخلوں کے وقت ہی اچھا چلتا ہے جب بچے جلدیں بنواتے ہیں کتابوں پر، باقی دنوں میں تو بس۔ رکشہ والا اپنی رکشہ سٹارٹ کر چکا تھا، سو آپا بطول کو اپنی بات کہنے کے لیے تھوڑا سا اونچی آواز میں بولنا پڑا۔ برابر والے گیٹ سے کچھ لوگ نکل رہے تھے، انہوں نے بھی ایک نگاہ اس آواز پر اس طرف ڈالی تھی۔ نادرہ بیگم کو ایسا لگا جیسے دسمبر کی سرد ہوا میں گرم لو کا تھپڑ چہرے پر آ کر لگا ہو۔ پڑوسیوں نے بھی سنا اور یہ گارڈ بھی کان بند کر کے نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے خود ہی فرض کر لیا اور مرے مرے قدموں سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ حلال رزق کے حوالے پر وہ شرمندہ سی سخت ذہنی افلاس میں مبتلا ہوئی بیٹھی تھیں جب مظہر صاحب ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ کیا تھا اگر تھوڑی دیر کے لیے آپا بطول کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ وہ بیچاری کتنی دور سے آئی تھی، کم از کم 200 روپے تو کرائے میں ہی خرچ ہو گئے ہوں گے۔ نادرہ بیگم تل ملا گئیں۔ یہاں لاکھوں کی عزت پر حرف آیا تھا، وہ بیٹھے 200 روپے کا ملال کر رہے تھے۔ بیگم سیف اللہ کی کافی پارٹی میں پہنچنا بہت اہم ہے، ہماری این جی او کے اگلے پروجیکٹ پر ڈسکشن ہونا ہے اور پچھلے فنڈز کے بارے میں بھی۔ وہ تمہاری بہن ہے نادرہ، خالہ زاد بہن، انہوں نے تیزی سے تصحیح کی، مگر مظہر صاحب نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہاری پرورش، تعلیم، شادی سب کچھ انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے، بہت حق بنتا ہے ان کا تم پر۔ مجھے تو سخت شرمندگی محسوس ہوتی ہے بعض وقت، کتنی محبت سے وہ اس وقت آئی تھی اور کس بے مروتی کا تم نے مظاہرہ کیا ہے، ذرا سوچو۔ سوچنا ووچنا تو انہیں کیا تھا، مظہر صاحب کے موڈ بگڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو ایک کرارا سا جواب ابھی بھی حاضر ہو جاتا، مگر اس رونت بھری دھڑلے سے گزاری جانے والی زندگی میں مظہر صاحب کا مزاج گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹوں کی موجودگی والی مثال بار بار یاد دلاتا تھا۔ انہوں نے سونے کا نوالا کھلا کر شیر جیسی نگاہ نظر نہ سہی، کبھی کبھی احتسابی عدالت قائم کرتے رہنے کا شوق ضرور پورا کیا تھا۔ 100 برسوں کی پریکٹس کے بعد اب وہ ان کے غصے کو طرح دینے اور سیکنڈوں میں بات کا رخ موڑ دینے میں ماہر ہو چکی تھیں۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ماحول بالکل نارمل تھا، لیکن دل میں ایک چبھن سی باقی تھی۔ یہ چبھن آپا بطول سے مل لینے کے بعد کئی دن تک بے چین رکھتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو گھر کے کونے خدروں سے نکالے گئے کاٹ کباڑ کی طرح آپا بطول سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات پا لیتی، اور اپنے طور پر انہوں نے ایسا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کئی بار کر ڈالی تھی، مگر ایسا کبھی بھی تو ممکن نہیں ہو سکا۔ اماں نے آخری وقت میں نادرہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر وعدہ لیا تھا، اب آخری سانس تک بھی صحت کو نبھاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ اب دیدہ ہو کر اکثر ہی جملہ دہراتی تھیں۔ نادرہ بیگم اکثر ہی سوچتی کہ آخر آپا بطول کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اب انہیں ان کی سرپرستی کی مدت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت تو پہلی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بس چند سال کا وقت کاٹنا تھا، 100 وقت کٹ چکا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد سے امی بڑی بہن کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اچانک ہارٹ فیل کے سبب وہ جدا ہوئیں تو خالہ خود بخود ہی 8ویں جماعت میں پڑھتی نادرہ کی سرپرست ٹھہریں۔ بڑی خالہ آپا بطول کی والدہ تھیں، اور خالو جنہیں ان کی دیکھا دیکھی نادرہ بھی اماں اور ابا کہنے لگی تھی، اور ان لوگوں کے بعد نئی نئی شادی شدہ آپا بطول اور ان کے میاں۔ نادرہ بیگم کی خوش بختی کی آزمائش کی کڑی دھوپ جو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے، انہیں اس کی تپش کا ذرا بھی تجربہ نہ ہو سکا۔ کوئی نہ کوئی مہربان گھنا سایہ ہمیشہ ان کی پناہ گاہ بنا رہا، مگر نادرہ بیگم کے محسوسات ذرا الگ سے تھے۔ 120 گز کے اس گھر میں گزاری گئی زندگی کو ہمیشہ آزمائشی مدت قرار دیتی تھی، جہاں دوپہر اور رات کو ایک ہی ہنڈیا سے کام چلانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور ٹھیلے پر بکنے والی سب سے سستی سبزیوں کا کمبینیشن بنانے میں سلیقہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنی خوش بختی کا ایک نقطۂ آغاز وہ کالج کے اس فنکشن کو سمجھتی تھی جہاں مظہر صاحب کی نظر کرم ان پر پڑی تھی، اور وہ اس حسین چہرے کے اسیر ہوئے تھے۔
आगे के मामलात पर लगाकर तय हुए थे। गली के नुक्कड़ पर रहने वाला साजिद, जिसकी अम्मा हर चंद रोज़ बाद झोली फैलाकर चली आती थी और वादा फरदा पर बहलाई जाती थी, एकदम ही नादरा बेगम को जहर लगने लगी थी। खुशकिस्मती ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। वह दरवाज़ा न खोलकर अहमकों की सफ़ में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती थी। सो आगे जीना बजीना, कामयाबी दर कामयाबी। बेगम सैफुल्ला की हाँ कल शाम की कॉफ़ी पार्टी तो तवक्को से बढ़कर खुशी का सबब बनी थी। देही इलाकों में लिटरेसी का तनासब बढ़ाने के लिए बुनियादी तालीम की फराहमी का एक मरबूत प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ और अंदरून सिंध के कुछ इलाकों के लिए इन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। अगले चंद हफ्तों में फ़ंड्स की फराहमी होती काम शुरू हो जाना था। खुद को मनवाई जाने का नशा अपना अलग ही मज़ा रखता है। मजहर साहब के फैलते फूलते बिज़नेस के मुकाबले में भी फ़िल वक्त तो इन्हें अपनी ये डायरेक्टरी ज़्यादा मोतबर मुअज़्ज़ज़ महसूस हो रही थी। वो मगरूर सी हुई मजहर साहब को अपनी कारकर्दगी को कुछ मज़ीद ज़र्ब देते हुए सुना रही थी जब अम्बरीन लाउंज में आई। अम्मी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, आप मुझे ले चले ना बाज़ार, मैं आपसे कितने दिन से कह रही हूँ। उसने उनके नज़दीक बैठकर थोड़े वक्फे से अपनी बात दोहराई, मगर वो अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखे हुए थी। अम्बरीन खामोशी से उनके चेहरे को तकने लगी। फरवरी में साउथ एशियन कंट्रीज़ में लिटरेसी के रेशो के बारे में एक कॉन्फ्रेंस ढाका में हो रही है, हमारी NGO का भी। तुम अम्बरीन को लेकर बाज़ार क्यों नहीं चली जाती? इस वक्त तो बिल्कुल फारिग हो। मजहर साहब को अपनी बेटी का नज़रअंदाज किया जाना अच्छा नहीं लगा और नादरा बेगम को अपनी बात का काटे जाना। सारा दिन घर पे रहकर मेरी बेटी तो बिल्कुल बोर हो जाती है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं रखती नादरा? इसका दिल भी बहलेगा, तुम्हारी काफ़ी हेल्प भी रहेगी। अरे वहाँ इसके इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है, बड़ा खुश्क बोर करने वाला काम होता है। उन्होंने मियाँ की तजवीज़ को फ़ौरन ही रद्द किया और अम्बरीन की तरफ देखते हुए बड़ी मुलायमत से बोली, ऐसा है बेटा, अभी तो मेरी चंद फ्रेंड्स आ रही हैं, इन लोगों का फ़ोन आ चुका है, इसलिए मेरा घर पे रहना ज़रूरी है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ और मासी खैरा को भी साथ ले लो, नहीं तो मुझे अपनी चीज़ों की लिस्ट बना कर दे दो, मैं जिस वक्त भी बाहर निकलूँगी तुम्हारी सब चीज़ें ले लूँगी। अच्छा, फिर आप ही ले आइएगा अम्मी। अम्बरीन हमेशा से उनकी फर्माबरदार थी। न बहस, न तकरार, न फरमाइश, न ज़िद। वो उठ कर जाने लगी तो ज़रा सा लड़खड़ा गई। सामने पड़ी कुर्सी का सहारा लेते हुए इसने ख़ुद को संभाला और फिर गैर मुतवाज़न से चाल चलते हुए वहाँ से चली गई। नादरा बेगम के लबों से एक ठंडी आह उभरी। यही एक घड़ी ऐसी होती थी जब इन्हें किस्मत से निगाहें चुरानी पड़ती थी। अम्बरीन के पैर का लिंक इन्हें अपनी दरख्शां किस्मत के ऊपर लगा हुआ ग्रहण महसूस होता था, जिसे वो ज़माने की निगाहों के सामने कम से कम आने की इजाज़त देती थी। यूँ अकेले रह रह कर तो बिल्कुल एतमाद खो देगी। ना तो तुम्हारे पास टाइम होता है, ना इसके भाई को इसकी परवाह है। तुम लोगों की हज़ार एक्टिविटीज़ हैं, क्या था थोड़ी सी देर के लिए इसे बाहर ले जाती। मजहर साहब के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा महसूस होने लगा था। नादरा बेगम को खदशा होने लगा कि एहतसाबी अदालत बस बैठी ही बैठी। अपनी सफाई के लिए उन्होंने अभी लफ्ज़ तरतीब देने ही चाहे थे कि मजहर साहब ने अम्बरीन के मामले में उनकी 4-6 मज़ीद कोताहियाँ गिनवा दी। इन्हें बेटी से बेहद मोहब्बत थी। उसकी मासूमियत, सादा इतवार उसे उनके दिल के बेहद करीब करते थे। बेहतर होगा आप अपनी सारी सरगर्मियाँ कुछ अरसे के लिए मुलतवी करके अंबर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए। मैं अब इसकी शादी कर देना चाहता हूँ। अपने गुस्से को दबाते वक्त वो यूं ही आप जनाब से गुफ्तगू शुरू कर देते थे। नादरा बेगम की सारी कामयाबी धुंधलाने लगी। अच्छे से रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिल जाते। लोग 10 बातें देखते हैं। अपनी मुफाहिमत मसलहत वाली पॉलिसी को भुलाकर उन्होंने थोड़ा सा चिढ़ कर जिताना चाहा। मजहर साहब के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी और वो बड़े ठंडे लहजे में बोले, क्यों, आपको तो बड़ी आसानी से मिल गया था अच्छा रिश्ता। मुझे भी आपने देखकर पसंद करके अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। मेरी शख्सियत में किसी तरह की कमज़ोरी या माजूरी नहीं थी। उन्होंने हाथ में पकड़ी प्याली को टेबल पर पटकते हुए इस नाकाबिले बर्दाश्त तंज का जवाब दिया और मजहर साहब के रिएक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। मगर खिलाफ़े तवक्को बिल्कुल भी नहीं भड़के। चंद लम्हे उनके चेहरे की तरफ देखते रहे, फिर इसे धीमे ठंडे लहजे में बोले, अम्बरीन तो सिर्फ चलने में थोड़ी सी दुश्वारी ही महसूस करती है नादरा। मैं तो इन्हें भी माजूल नहीं समझता जो सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजार देते हैं। ये जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, शर्तिया कि इनका जहर ज़मीर बेहिस ना हुआ हो। असल माजूरी तो सोए हुए ज़मीर और मोहर लगे दिल वालों की होती है, जिसमें तुम मुब्तला हो।
ان کے گرد برف لگے الفاظ کی دیوار اٹھا کر وہ لاؤنج سے جا چکے تھے۔ کچھ دیر تک تو نادرہ بیگم اس ٹھنڈے حصار میں یوں ہی بالکل بے حسی بیٹھی رہی۔ اتنے حقارت تامیز الفاظ مظہر صاحب نے ان کے لیے پہلے استعمال نہیں کیے تھے، سو انہیں برداشت کرنا بھی بڑا ہی دقت طلب ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کاریڈور میں سے امبرین کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مظہر صاحب اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ امی، میں ابو کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں منگوانا؟ امبرین لاؤنج کے سرے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر باپ کی توجہ کا بخشا ہوا اعتماد تھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خامخواہ اخبار سامنے پھیلا لیا۔ مطمئن سی واپس موڑ گئی۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ فی الحال فرصت ہی فرصت تھی۔ اپنی ابھی ہونے والی بے عزتی پر اچھا خاصا کوڑ لینے کے بعد انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مظہر صاحب سے ان کی کامیابیاں برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، سو ساری ٹینشن اسی کی ہے۔ اب اس احساسی کمتری کا بھلا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لاپرواہی سے سر کو جھٹک کر خود کو سارے رنج اور شرمندگی سے آزاد کیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ملازمہ رسیو کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے اشارے سے منع کرتے ہوئے خود ٹیلی فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف تزئین احمد تھیں، وہ کل کی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکی تھیں۔ نادرہ بیگم کی شروع سے ان سے لگتی آ رہی تھی، سو اپنی ڈائریکٹری کی خبر ان سے زیادہ کسے سنانے میں لطف آتا۔ میں نے تو بہت منع کیا، مگر بیگم سیف اللہ تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ آخر ماننا ہی پڑا، کیا کرتی؟ بیگم سیف اللہ کو شیشے میں اتارنے کے لیے وہ کتنا وقت اور کتنی محنت صرف کرتی تھی، اس کا علم ان کے سارے حلقۂ احباب کو تھا۔ دوسرے ٹیلی فون پر موجود خاتون بھی کم نہیں تھیں۔ زیادہ دیر ان کے لیے ترانیاں سننا ان کے برداشت سے بھی باہر ہو رہا تھا۔ چلیں، آپ کی محنت کا کچھ تو صلہ ملا۔ اور بھائی، بیگم سیف اللہ تو یوں بھی مشہور ہیں اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے میں۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے کسی دوسری مصروفیت کا حوالہ دے کر فون بند کر دیا۔ نادرہ بیگم مسکراتی، ایک بڑی کمینی سی خوشی دل میں پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگ ان سے کس طرح جل رہے تھے، یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ خیریت امی؟ اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ سامنے صفوان کھڑا تھا، ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر انہیں بھی اپنے این جی او کے آفس جانے کا خیال آ گیا۔ کیوں؟ آج والد صاحب کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہی ہیں آپ؟ والد صاحب اپنی صاحبزادی کو آؤٹنگ پر لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کیے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سامنے لگے بڑے سارے آئینہ میں اپنا عکس دیکھا۔ ویسے امی، لگتی تو آپ بھی ابو کے سامنے بس امبرین جتنی ہی ہیں۔ شرارت سے مسکرایا تو بس اسے گھور کر رہ گئی۔ بیٹے کا یہ خراج تحسین اچھا بھی بہت لگا تھا۔ موڈ مزید اچھا ہو گیا۔ تم ذرا رکو، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ صفوان منع بھی کرنے لگا۔ انہیں اپنا ہمیشہ ہی بڑا خیال رہتا تھا۔ جو کپڑے صفوان کو ایک دم بہترین لگ رہے تھے، ان کی نظر میں یوں ہی سے تھے، اور باہر جانے کے لیے تبدیلی لازمی تھی۔ صفوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دھیان مظہر صاحب اور امبرین کی طرف چلا گیا۔ آج امبرین کی شادی کا ذکر چھیڑنے کا ہی جسر تھا جو صفوان کی شادی کا دھیان آیا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد پچھلے چند سالوں سے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ مظہر صاحب کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس کے لیے بھی کوئی پرورش ڈھونڈنی تھی۔ یہ خیال باقی سب باتوں پر بھاری ہونے لگا۔ تعلیم یافتہ، خوبصورت، دولت مند بیٹا، اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی لڑکی کہاں جچ سکتی تھی؟ انہوں نے آفس تک پہنچتے دل ہی دل میں اپنے سرکل کی ساری لڑکیوں پر ایک نظر ڈال لی تھی۔ اگلے چند روز بس یوں ہی سے گزرے۔ مظہر صاحب کے ساتھ ایک بیکار سی سرد جنگ برقرار تھی۔ دو چار رسمی سی باتیں ہو جاتی اور بس۔ اصل میں دونوں ہی بے حد مصروف شخصیات تھے۔ ایک روز آپا بطول کا فون آیا تو پتہ چلا کہ مظہر صاحب اور امبرین ان کے گھر ہو کے آئے تھے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ مظہر تو ہیں ہی قابل تعریف، امبرین جیسی بچیاں بھی کہاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے تم نے۔ نادرہ بیگم جس بس سے ہوتی رہی، میاں اور بیٹی دونوں کی تعریف میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، کوئی ایسی خاص خوشی بھی شاید اس لیے نہیں ہوئی۔ اب آپا بطول ان کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، جس کی خرابی کی بنا پر مظہر صاحب کی بقول وہ نہیں آ سکی تھی۔ میں تو فوراً ہی تمہیں دیکھنے آنا چاہ رہی تھی، مگر مظہر نے منع کر دیا۔ دراصل تمہارے بھائی بھی آج کل بیمار ہیں نا۔ نہیں آپا، میں ٹھیک ہوں، اب آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے جلدی سے بات کاٹ ڈالی۔ آپا بطول کے آنے کی ٹینشن جھیلنا کبھی بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ وہ پی سی او سے بات کیا کرتی تھی، دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ نادرہ بیگم کو بری طرح تاؤ آ رہا تھا۔ اس طرح انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر کے آپا بطول کے ہاں جانا کیا ثابت کرتا تھا؟
मजहर साहब पर तो बस नहीं चलना था, अम्बरीन की उन्होंने खबर ले डाली। मुझे बताए बगैर जाना बहुत ज़रूरी था क्या? मेरी कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं तुम्हारी नज़र में? अम्बरीन बेचारी सख्त गड़बड़ा सी गई, सफाई पेश करती रही, मगर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। कमाल है भाई, रिश्तेदार मेरे, मैं मिलूँ ना मिलूँ किसी को मतलब। मुझे पता है किससे कितना मिलना है और किसको कितने फासले पर रखना है। यहाँ तो रिश्तेदारियाँ निभाने का शौक़ चुराया हुआ है। खाला तो बेचारी बहुत अच्छी है अम्मी, अम्बरीन ने हल्के से कहा तो इसे घूर के रह गई। उनकी किसी दोस्त ने आज एक बहुत ही अच्छी लड़की दिखाने के लिए कहा था, इन्हें वहाँ जाने की तैयारी भी करनी थी। बकिया नाराज़ी दूसरी किस्त पर मुलतवी करके वो अपने कमरे में चली गई। ये लड़की वाकई बहुत अच्छी निकली, उनकी आरज़ुओं के ऐन मुताबिक। बिलाशुबा हसीन और दौलतमंद वालिदैन की इकलौती औलाद, घर वाले भी बाइखलाक थे। नादरा बेगम का दिल इस पर बुरी तरह आया था, इतना कि वो मजहर साहब की बख्शी सारी टेंशन भी भूल भाल गई। इतनी अच्छी लड़की तो बस किस्मत से ही मिलती है। अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द बात आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत दिनों बाद उन्होंने मजहर साहब से नॉर्मल अंदाज में बात की थी। वो भी सर्द जंग से शायद तंग आए हुए थे, बिना टोके मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूरा किस्सा सुनते रहे। जब उनकी बात तमाम हुई तो बड़ी सादगी से बोले, तुम इधर उधर क्या देखती फिर रही हो? सफ़वान के लिए आपा बतौल की जहारा से अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। भाई मुझे तो वो बच्ची शुरू से ही बहुत पसंद है। नादरा बेगम उनकी शक्ल देखती रह गई, चंद लम्हे खामोश भी रहीं कि शायद वो कहें कि मैं तो मजाक कर रहा था, सफ़वान के लिए तुम्हारे इंतखाब से बढ़कर भला कौन हो सकता है, वगैरह वगैरह। मगर वो ज़रा भी मजाक नहीं कर रहे थे और बिल्कुल संजीदा थे। नादरा बेगम को अपनी तरफ देखते पाकर उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई तो बड़े कड़े लहजे में बोली, सफ़वान मेरा बेटा है, इसकी शादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से होनी है, ये बात आज की तारीख में याद रखिएगा। शिद्दत जज्बात से उनकी आवाज़ कपकपाने लगी। मजहर साहब की बात इन्हें बुरी ही इतनी लगी थी, अलबत्ता वो ख़ुद अपनी बात कहने और उनके सुन लेने के बाद भी मुस्कुराए जा रहे थे। चलो मानना, मगर एक शर्त है। नादरा बेगम ने मुंह से कुछ कहे बगैर उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। पूरा यकीन था दिल जलाने वाली ही कोई बात करेंगे, मगर इस बार उनका अंदाज़ा गलत निकला। सफ़वान की शादी तुम्हारी मर्ज़ी से और अम्बरीन की 100% मेरी मर्ज़ी से होगी, ठीक? बिल्कुल ठीक, एकदम ही हल्की फुल्की हो गई। ये ऐसी डील थी जिसमें वो दोनों तरफ से फ़ायदा में थी। सफ़वान के लिए उनकी पसंदीदा लड़की के लिए मजहर साहब की रजामंदी और अम्बरीन के रिश्ते का दिक्कत तलब मसला दोनों फ़िलहाल हल हो रहे थे। अभी अगले हफ्ते तो तुमको अंदरूने सिंध विज़िट पर जाना है, वहाँ से हो आओ तो फिर जहाँ कहोगी चला जाऊँगा। मजहर साहब के लहजे में कतियत थी। नादरा बेगम ने मज़ीद बहस को खिलाफ मसलहत समझते हुए फ़ौरन ही खुद भी रजामंदी दे दी। कुछ ही दिनों की तो बात है, उन्होंने ख़ुद को तसल्ली दी, घर का माहौल एकदम ही नॉर्मल हो गया। मजहर साहब की खुश मिजाजी, सफ़वान के ऊँचे कहकहे, नादरा बेगम की मसरूफियात सभी कुछ रूटीन का हिस्सा बनी रहीं, जब तक वो अपनी चंद कोलीग्स के हमरा 5 दिन के विज़िट पर ना रवाना हुई। मगर ये 5 दिन बड़े बेजार कुन और थका देने वाले साबित हुए, उनकी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स। गो कि उनके क़याम व ताम के सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, मगर एक बेहद पुरसकून माहौल में बैठकर किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करना फील्ड में निकल कर काम करने से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। तर्क तरीन सच्चाइयाँ चारों तरफ बिखरी हुई थी। छोटे छोटे धूल उड़ाते कस्बे और हारी की मेहनत शाका की बदौलत लहलहाती हुई ज़मीनों के मालिक वडेरों के गाँव, जहाँ गुर्बत के मारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पैर मार रहे हों, वहाँ इल्म की रोशनी फैलाने के लिए चंद रोज़ के विज़िट से बात नहीं बनती है। यूँ जगह जगह स्कूल भी हैं और रजिस्टर में इंदराज की हद तक स्टाफ भी, मगर हो क्या रहा है? लोअर मिडिल क्लास की बेबसी और महरूमी के चंद दिल हिला देने वाले मनाजर उन्होंने इस मुख्तसर अरसे में ही देख लिए। अंदरूनी सिंध बेरोज़गारी का ग्राफ इंतहा को छू रहा है। वो भी आखिर को इंसान ही थी, दिल पर ढेर सारा बोझ लिए वापसी हुई। तौबा भाई, 5 दिन गुजारने मुश्किल हो गए। नादरा, मेरा नाम तो तुम प्लीज़ निकाल ही दो इस प्रोजेक्ट में से। लग्जरी कोच नेशनल हाईवे पर आ चुकी थी जब इस तरह की फरमाइशें शुरू हुई। और क्या, हम तो ये समझकर एक्साइटेड थे, चलो कुछ दिन ज़रा ताज़ा हवा ही के मज़े ले लेंगे, कुछ कार खैर भी हो जाएगा। मगर भाई, नादरा बेगम जो अभी तो कुछ चुप चुप से थी, वो भी इनकी हम ख्याल होने लगी। आखिर मसाइल का ये ढेर हल करना उनकी ज़िम्मेदारी तो नहीं? जिनकी ज़िम्मेदारी है उनकी आंखें मुद्दतों से बांधे, तो फिर इन्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ी देर बाद गुफ्तगू का मौजू खुद ब खुद बदलता चला गया।
साथ लाए गए असली घी के टिन और रास्ते में पड़ने वाले शहरों में की गई शॉपिंग। कराची तक पहुंचते पहुंचते सभी अपनी असली जोन में वापस आ चुके थे। अगला पूरा हफ्ता रेस्ट के लिए मखसूस करके नादरा बेगम घर पर उतर गई। अम्बरीन और मजहर साहब घर पर ही थे। सफ़ान कहीं गया हुआ था। अम्बरीन कितनी देर उनसे लिपटी खड़ी रही। इन्हें खुद भी बच्चे बहुत याद आते रहे थे। अम्मी अब नहीं जाइएगा इतने दिन के लिए, अम्बरीन ने उनसे कहा तो मजहर साहब मुस्कुराते हुए बोले, अब अम्मी के बजाय हम तुम्हें भेजने की तैयारी शुरू करेंगे। मजहर साहब को मजाक करने की आदत थी, सो उन्होंने ना उनकी बात पर तवज्जो दी, ना महरीन के चेहरे पर फैलने वाली सुर्खी पर। लंबे सफ़र ने थका दिया था। कुछ देर आराम करना चाह रही थी। अम्बरीन को टेलीफोन कॉल्स पर डिस्टर्ब ना करने की हदायत देकर वो अपने कमरे में चली गई। अच्छा खासा सो लेने के बाद उठी तो अम्बरीन खाना लगवाने लगी। नादरा बेगम ने यूं ही किसी काम के लिए फ्रिज खोला तो चौंक सी गई। चमकते रैपर में लिपटे मिठाई के बड़े बड़े डब्बे सामने ही रखे थे। अम्बरीन से पूछा तो वो झींपते हुए बोली, पता नहीं अम्मी, अब्बू से पूछ लें। कहती हूँ किचन की तरफ मुड़ के। इस मुबहम सी बात का सिरा पकड़े पकड़े वो मजहर साहब के पास आई तो उन्होंने उलझन दूर करने में सेकंड भी नहीं लगाया। अम्बरीन का रिश्ता लेकर आई थी आपा बतूल। आपा बतूल और अम्बरीन का रिश्ता, मगर किससे? मजहर साहब बड़े इंहमाक से नेशनल जियोग्राफिक देख रहे थे। टीवी पर से निगाहें हटाए बगैर बड़े इत्मीनान से बोले, रिहान के लिए? और किसके लिए? कमाल करती हो तुम, किसी मोहल्ले पड़ोस वाले का रिश्ता तो लाने से रही। वो 120 गज का घर और महज चंद हज़ार रुपए कमाने वाला लड़का। नादरा बेगम के जहन में तेज़ी से गुडमुड हुए। इन्हें पता ही नहीं था कि तुम कराची से बाहर गई हुई हो, बग़ैर इत्तला के आ गई थी परसों शाम। हाँ, किसी के घर जाने के कुछ मैनर्स भी होते हैं, ये तो इन्हें ख़बर ही नहीं है, मगर आपने मुझे फ़ोन पर बताया तक नहीं। नादरा बेगम को सख्त ताव आ रहा था। आपा बतूल की जसारत नाकाबिले बर्दाश्त थी। यह कोई फ़ोन पे करने वाली बात थी? और फिर एक दिन बाद तो तुम घर ही आ रही थी, फिर आपने इन्हें कुछ कहा तो होगा ना? उन्होंने बड़े उम्मीद भरे लहजे में कहते हुए मियाँ की तरफ देखा कि शायद वो अपनी तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर पाए हों। मजहर साहब चंद सेकंड खामोश रहे और जब उन्होंने अपनी बात दोहराई तो उन्होंने पहले टीवी का स्विच ऑफ किया, फिर ज़रा संभल कर बैठते हुए उनके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोले, हाँ कह दिया कि आपा आपकी बेटी है, जिस वक्त दिल चाहे बारात लेकर आ जाए, मगर बस कर्टिसी के तौर पर उसकी माँ से पूछना है। अच्छा। नादरा बेगम ने गहरी सांस ली। तो मेरे बारे में इतना बड़ा फ़ैसला सुनाने से पहले, मेरी ये हैसियत है इस घर में कि मेरी बेटी के बारे में इतना बड़ा फ़ैसला सुनाने से पहले मेरी मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं समझी गई। बावजूद ज़ब्त के उनकी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए। तुम्हारी हैसियत को कौन चैलेंज कर सकता है भला? ये तो घर घर की बात थी, इसलिए मैंने उनकी तसल्ली के लिए कह दिया। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती नादरा आपा बतूल किस कदर खुश थी। जितनी मोहब्बत और चाहत से वो अम्बरीन को, मजहर साहब की सारी तसल्ली तशफ़ी को ज़रा भी अहमियत दिए बगैर वो एकदम ही बफर गई। आपा बतूल के सारे घराने को बेनुकत सुनाकर भी उनका दिल ठंडा नहीं हो रहा था। साजिशी, चालबाज, लालची, न जाने क्या क्या कह डाला। इसीलिए रोज़ दौड़ी चली आती थी, मोहब्बत का ड्रामा रचाए, अपनी फ़कीरी दूर करने का अच्छा शॉर्टकट ढूंढा है। लेकिन ये सारा हंगामा बेअसर रहा। मजहर साहब को जो फ़ैसला करना था उन्होंने कर लिया था। तुम्हें मोहब्बतों की कदर नहीं है नादरा, मगर मुझसे पूछो, खुदा का लाख शुक्र एहसान है कि अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया, मगर महरूमी और बेसहारगी का वो आलम जिससे मैं गुजरा हूँ ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। गुजरी ज़िंदगी के कितने ही पल दिल में उतर रहे थे। ज़रा सा तवक्कुफ़ करके उन्होंने ख़ुद को संभाला दिया। नादरा बेगम यूं ही कालीन के डिज़ाइन को तकती रहीं। अपने बच्चों के लिए मुझे किसी और चीज़ की इतनी चाह नहीं है जितनी साफ़ सच्ची मोहब्बत की, और अम्बरीन को आपा बतूल के घर ये दौलत वाफर मिलेगी। नादरा बेगम एक जहरीली सी मुस्कुराहट लिए वहाँ से उठ गई। ये मसला ज़ेरे बहस आए हफ्ता होने को आया था और इस अरसे में वो अपनी सारी दलीलें बार बार देकर भी नाकाम रही थी। रिहान की मामूली नौकरी, आपा बतूल के घराने का दकियानुसी माहौल, उनके मियाँ की छोटी सी जल्दसाजी की दुकान किसी भी असर अंगेज़ साबित ना हुआ। उल्टा सफ़ान भी मजहर साहब का हम ख्याल साबित हुआ। वो अकेली किस किस महाज पर लड़ती, आखिर हार माननी पड़ी। अम्बरीन के आपा बतूल के घर रुखसत होने तक का 1.5 माह का अरसा वो बददिली टेंशन के एक ना ख़त्म होते आलम से गुजरी।
जिस माहौल से वो बरसों पहले जान छुड़ाने में खुशकिस्मती से कामयाब रही थी, और इसका हल्का सा जिक्र भी आज तक उन्होंने अपने सर्कल में नहीं किया था, वो फिर से सामने आ खड़ा हुआ था। अम्बरीन की ससुराल का महले वकू बताते हुए उनकी ज़ुबान बार बार लड़खड़ा जाती। नादरा, तुम्हारे दामाद की एजुकेशन यहीं किया है या अब्रॉड से कुछ किया है? वलीमा कौन से होटल में अरेंज किया है? अम्बरीन के ससुर का फैमिली बिजनेस है या? बेगम सैफुल्ला के यहाँ की पार्टी में उन पर सवालों की बौछार देती। तंग आकर उन्होंने वहाँ जाने में ही कमी करती। अम्बरीन की शादी की तैयारियों की वजह से मैं इतना वक्त नहीं दे सकती, अब मेरी जिम्मेदारियाँ किसी और के स्पोर्ट करते हैं। बेगम सैफुल्ला के सामने ये कहते हकीकतन रंजीदा थी, मगर कोई और चारा भी नहीं था। इसकी क्या ज़रूरत है नादरा, हम ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बेगम सैफुल्ला उन पर बहुत मेहरबान थी। नादरा बेगम के इसरार पर भी उनका नाम हज़फ नहीं किया। सफ़ान के लिए जो लड़की देखी थी, भोली बिसरी बात की तरह एक दिन याद आई, तो उन्होंने बेचैन होकर अपने दोस्त को फ़ोन किया। पता चला वो फैमिली कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर गई हुई है। बात फ़िलहाल वहीं की वहीं रह गई। अम्बरीन की शादी से महज 3 दिन पहले आपा बतूल का फ़ोन आया। शाम को अपने मियाँ के साथ आ रही थी। बहुत ज़रूरी बात करना है नादरा, मजहर से कहना कि घर पर ही रहें। नादरा बेगम का दिल धक धक करने लगा। एक तो इनका फ़ोन करके आना, दूसरे उनके मियाँ का साथ होना, दोनों बातें खिलाफ मामूल थीं। मजहर तो आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, आप अभी बता दें क्या बात करनी है। उन्होंने अपनी उलझन अभी मिटा लेनी चाहिए। पता है तुम्हें कि पीसीओ से बात कर रही हूँ और ये बातें ऐसे सरे राह नहीं की जाती। शाम को आऊँगी इंशाल्लाह। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब तक जो टेंशन थी सो थी, अब घबराहट भी तारी हो गई। मजहर साहब को ऑफिस फ़ोन करके बताया तो वो इत्मीनान से बोले, अच्छी बात है अगर आप और भाई साहब आ रहे हैं। मैं तो ख़ुद सोच रहा था कि हम लोगों को आज उनके पास चक्कर लगा लेना चाहिए। नादरा बेगम का इस सादगी पे सर पीटने को दिल चाहा। समझा करें मजहर, कोई बड़ी डिमांड है उन लोगों की। ऐन मौका पर लोग ऐसे ही कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मालूम नहीं कितना कैश या घर या बिजनेस में शराकत, उनके पास अंदाज़ों की कमी नहीं थी। अरे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। नादरा बेगम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पैसा उनका मसला नहीं था। अगर कहीं अम्बरीन की शादी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती तो वो यकीनन लड़के वालों की डिमांड से बढ़कर पहले ही कर चुकी होती। मगर यहाँ आपा बतूल थी, जिन्हें उनकी औकात याद दिलाए रखने का वो तहैया किए हुए थी। अम्बरीन के नाम एक अपार्टमेंट था, मगर उन्होंने मजहर साहब को इस बात पर रजामंद कर लिया था कि अम्बरीन को ये फ्लैट शादी के कम अज़ कम 1 साल के बाद देंगे। उनका ख्याल था कि इस तरह अम्बरीन को ससुराल से अलहदा करना बहुत आसान रहेगा, और अम्बरीन को असल जहेज़ उसी वक्त देने का उनका इरादा था। फ़िल वक्त बिल्कुल आम सा जहेज़, जिसमें ख़ासे की चीज़ इंतहाई घटिया पहनावनियाँ थीं। शादी से 1 रोज़ पहले उनका आपा बतूल के घर पहुंचाने का प्रोग्राम पक्का था। मजहर, कहीं आपा बतूल जहां आरा के लिए सफ़ान के रिश्ते की शर्त लेकर आई तो? अब तक के सारे अंदाज़ों में ये सबसे खौफनाक आइडिया था जो इन्हें मजहर साहब की लंच आमद पर आया। उनका मुंह को जाता चावल का चमचा पल भर के लिए रुक गया। अपनी बात का ये पहला रिएक्शन था जो इन्हें मिला था। मज़ीद पुरजोश से हो गई। अगर ऐसी बात की ना, फिर ये शादी हो ना हो, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करके निकालूंगी दोनों मियाँ बीवी को। अब इस कदर भी अपनी हैसियत ना भुलाएं। और मैं बता रही हूँ मजहर, 100% यही बात होगी, देख लीजिएगा आप। अपनी बात ठोक बजाकर फैसला सुनाने के अंदाज में ख़त्म करके उन्होंने मजहर साहब की तरफ देखा। वो अब दोबारा खाना खाने में मशगूल हो चुके थे। प्लेट में निकले हुए चावल ख़त्म हुए। बड़ी संजीदगी से बोले, अम्बरीन आपा बतूल के घर बहू बनकर जा रही है। अब हमारा और इनका रिश्ता बड़ा लिहाज वाला बन रहा है। तुम बराए मेहरबानी उनके घराने का जिक्र इतनी हकारत से ना किया करो, ये तुम्हारी आदत बनता जा रहा है। मजहर साहब ने असल बात छोड़कर उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। बात कहीं से कहीं निकलने लगी। आपा बतूल और उनके मियाँ जब तक आए छोटी मोटी की बहसें निपटाई जा चुकी थीं। मैंने कहा था ना, मजहर ज़रूर घर पर होगा, चाहे कितनी भी मसरूफियत हो। मेरी बात इसने हमेशा रखी है। आपा बतूल ने फ़ख्रिया अंदाज में अपने मियाँ की तरफ देखा और फिर मजहर साहब की तरफ मुड़ते हुए बोली, ये कह रहे थे कि मजहर वैसे ही इतना मसरूफ़ होगा, ऊपर से हम अपना मसला लेकर पहुँच जाए। आखिर आई ना अपने मतलब पर। नादरा बेगम के दिल में उबाल उठने लगे। ऊपर से मजहर साहब की मुनकसर मिजाजी। नहीं आपा, कैसी मसरूफियत, आप हुक्म करें। अरे हुक्म वुक्म क्या, खुदा ते और तुम्हारी उम्र में रिज़्क़ में बरकत है। ये तो दिल ही जानता है कि तुम्हारे लिए हमारे पास कितनी मोहब्बत और चाहत है। हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआएं। वो हमेशा से ही दुआएं देने में फ़राख दिल थी।
मगर नादरा बेगम को इस वक्त बिल्कुल मदरसों पेशा व चंदा जमा करने वालों की मानंद लग रही थी। तिजोरी का मुंह ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने के लिए पटी पटाई जज्बाती ब्लैकमेलिंग मज़ीद जब्त मुश्किल था। अपनी बेटी दे रहे हैं, इतना बड़ा दिल तो कर लिया, और क्या खिदमत चाह रही हैं आप, वो भी बता दें। इस काटदार लहजे पर आपा बतौल के चेहरे पर एक साया सा आकर रह गया। बोलते बोलते एकदम खामोश सी हो गई। नादरा, ज़रा देखें जाकर चाय आ रही है या नहीं। मज़हर साहब ने खुद पर काबू पाते हुए इन्हें वहाँ से हटाना चाहा, मगर वो ये टेक्निकल गलती करने वाली थी नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में न जाने क्या बात तय पा जाए। मज़हर साहब पर तो इन्हें अब ज़रा भी भरोसा नहीं रहा था। चाय आ रही है आपा, आप अपनी बात पूरी करें। सारे मामले को बराह रास्त अपने हाथ में लेते हुए बड़े मोतबर अंदाज में संभल कर बैठी। आपा बतूल के मियाँ, जो सफ़ेद कलफदार शलवार कमीज़ पहन कर आने के बावजूद भी उनके शानदार ड्राइंग रूम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, ज़रा और सिमट कर बैठ गए। आपा बतूल ने फिर से अपनी बात का सिरा ढूंढा। मेरे लिए तो तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, जो कुछ भी कह लो बहन बेटी, खूनी रिश्तों में तो तुम और तुम्हारे बच्चों के सिवा मेरा कौन है। अल्लाह तुम लोगों को लंबी उम्र अता करे। इनकी आवाज़ भर्राने लगी तो उन्होंने बात बीच में छोड़कर अपनी आंखें खुश की। नादरा बेगम पर इस जज्बातियत का क्या असर होना था। अलबत्ता आपके कुछ बोली नहीं, खामा बात लंबी होती जा रही थी। जहाँ आ रहा तुम्हारे सामने, अपने तौर पर तो बेटा अच्छी तरबियत ही की है, अब आगे इसका मुकद्दर। नादरा बेगम ने एक गहरी सांस ली। उनका आखिरी आइडिया सही निशाने पर जाकर लगा था और बहुत ठंडे दिल और दिमाग से आपा बतौल के मुंह से ये बात सुनना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। अभी वो खामोश नहीं हुई थी। मुझे जहाँ आ रहा की बहुत फिक्र है। ज़माने में न जाने क्या हवा चली है, जिसे देखो गैरों में रिश्ते ढूंढ रहा है। अपनों की कदरों कीमत ही भुला दी है लोगों ने। जोड़ भी देखना पड़ता है आपा, ऐसी आंखें बंद करके रिश्ते नहीं जोड़ लिए जाते। नादरा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो इनकी ज़ुबान पर मुद्दा आने से पहले उन्हें उनकी औकात जिताते, मगर वो थी कि कुछ समझने पर तैयार ही नहीं थी। मुलायमत से मुस्कुराने लगी। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि तुम लोग आकर लड़के से मिल लो, फिर मैं कोई फ़ैसला करूं। मज़हर माशाल्लाह समझदार हैं, दुनिया को समझते हैं। तुम्हारे भाई तो देख लो, ये सामने बैठे हैं, यूं ही गुपचुप से ही है हमेशा। वो कोई अलग ही कहानी सुनाने लगी, जहाँ आरा के लिए कोई रिश्ता आया हुआ था, जिसे वो इमदाद गैबी समझते हुए बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रही थी। नादरा बेगम मुँह खोले उनकी तरफ देखे गई। उनकी भेद भरी कोफ्त का अंजाम बड़े फुसफुसे अंदाज में हुआ था। मज़हर साहब की तरफ देखा तो बड़े काटदार अंदाज में उन्हीं को देख रहे थे। अब बेहतर यही था कि किसी बहाने वहाँ से उठ लिया जाए। सो वो चाहे अब तक क्यों नहीं आई, कहती हुई इस मंज़र से निकल गई। खुशफहमी को दूर कर लीजिए नादरा बेगम, कि ज़माना आप पर इन्हिसार करता है। वो जो सबका कारसाज है ना, उसे अपने बंदों की फ़िक्र भी है और वो इन्हें कभी तन्हा भी नहीं छोड़ता। आपा बतूल के चले जाने के बाद मज़हर साहब ने कहा तो पहली बार उनसे जवाब नहीं बन पड़ा। जहाँ आरा के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था, इसे मज़हर साहब ने ओके कर दिया, तो अम्बरीन के वलीमा के साथ जहाँ आरा की मंगनी का प्रोग्राम भी बन गया। नादरा बेगम को क्या दिलचस्पी होनी थी, वैसे भी अम्बरीन की मेहंदी और बारात सर पर थी। एक फ़िक्र से जान छोटी थी तो दूसरा बड़ा कॉम्प्लेक्स मुँह खोले सामने खड़ा था। मेहंदी और बारात दोनों ही दिन वो अपने सर्कल की सारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के सामने झेंपी झेंपी से रही। अम्बरीन की बारात में आने वालों की सादगी से लेकर दुल्हन बनी अम्बरीन का पहना हुआ सूट तक इन्हें शर्मिंदा कर रहा था। हालांकि बुराई किसी में भी नहीं थी, सारा मसला क्लास का था। मज़हर साहब की मर्ज़ी यही थी, वरना अम्बरीन के लिए चंद बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। बेगम सैफुल्ला के पास बैठते हुए उन्होंने आधा सच और आधा झूठ मिलाते हुए सफाई पेश की। आसपास बैठी इन सारी कलफ ज़दा ख़वातीन को अपने अपने हिसाब चुकाने का मौका मिला। आपके माहौल से काफ़ी मुख्तलिफ लोग हैं, अम्बरीन के लिए एडजस्टमेंट का मसला होगा। बेगम वाहिदी ने चंद साल पहले अपनी बहन की शादी पर नादरा बेगम के रिमार्क को बखूबी याद रखा हुआ था, सो वही दोहरा दिया। हाँ ये तो है, मज़हर साहब ने लगता है बहुत जल्दी में फ़ैसला किया है। हूरी कमाल तायद करने में पीछे नहीं थी। मज़हर साहब ने कुछ सोचा होगा, इतना बड़ा बिजनेस है, बेटे के साथ दामाद का भी शेयर करवा देंगे। एक और देरीना हमदम ने ख्याल पेश किया। नादरा बेगम सख्त जज्बे से हुई इन कयास आराइयों में घिरी बैठे रही। तुमने बड़ी जल्दी की नादरा, अगले महीने मेरा भांजा आ रहा है कनाडा से। मेरा तो इरादा अम्बरीन के लिए था, अपनी बहन से भी मैंने जिक्र कर दिया था, वो भी बखुशी राज़ी थी।
ان کی سرپرست اعلیٰ بیگم سیف اللہ کی خواہش کا اظہار انہیں اور زیادہ رنج میں مبتلا کر گیا۔ اپنے رنج میں انہوں نے ایک بار بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ امبرین کے پہلو میں بیٹھا ریحان کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور آپا بطول اور جہاں آرا کتنی محبت بھری نگاہوں سے بار بار امبرین کو دیکھ رہی ہیں۔ انہیں صرف تذکرے اور تبصرے ستاتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب جب امبرین ریحان کے ساتھ آئی تو اس کے چہرے پر پھیلا سچی خوشیوں کا عکس بھی ان کے ملال کو کم نہ کر سکا۔ معلوم نہیں کیا جلدی تھی تمہارے ابو کو جو میری بیٹی کو اس آزمائش بھرے گھر میں بھیج دیا۔ ذرا سی تنہائی میسر آتے ہی امبرین کو ان کا تبصرہ سننا پڑا۔ پلیز امی۔ وہ بیچاری ابھی محض ایک دن کی دلہن تھی، اتنا ہی کہہ کر رہ گی، مگر وہ ان ساری باتوں کو دہرانے سے خود کو نہ روک سکی جو کل ہوئی تھی۔ امی، ریحان بہت اچھے ہیں، اور خالہ بطول اور جہاں آرا بھی۔ آپ خواہ ان لوگوں کی طرف سے بدگمان ہیں۔ اسے آخر کار انہیں ٹوکنا پڑا، مگر بے اثر، الٹا وہی بیٹی کی عقل پہ ماتم کرتی رہی۔ زیادہ اپنے ابو کی لائن پکڑنے کی کوشش میں مت رہنا، جو میں کہہ رہی ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، میں جلدی تمہیں الگ گھر میں شفٹ کرواؤں گی۔ امبرین کو ان کی سوچ پر افسوس ہوتا رہا۔ اسے اپنی کمزوری کا بھی احساس تھا، اور آپا بطول اور ریحان کے اٹھائے گئے اس بے لوث قدم کی قدر بھی تھی۔ امی، اتنے سالوں سے خالہ نے آپ سے کبھی کوئی مدد تو نہیں چاہی؟ خالو اور ریحان بھی جو کچھ کر رہے ہیں اپنی محنت سے کر رہے ہیں۔ کبھی ابو کے آفس میں جاب تک کے لیے انہوں نے نہیں کہا۔ اس نئے بندھن کی پاسداری اب شاید اسی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی تھی۔ یوں ہی بجھا بجھا سا دل لیے ریحان کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اگلے کئی دن نادرہ بیگم کو بی پی کنٹرول رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ٹیبلٹ لینی پڑی۔ امبرین بس ایک آدھ بار آئی، اور وہ بھی ذرا دیر کے لیے۔ ان کے مشوروں سے بچنے کے لیے آپا بطول اور جہاں آرا کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ سسرال والوں کی چاہت کا نیا نیا بخار ہے، کچھ دن میں ہی اترے گا۔ نادرہ بیگم نے خود کو تسلی دے کر اگلے دن ایک لمبے گیپ کے بعد بیگم سیف اللہ کے ہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا کئی بار فون آ چکا تھا، اور غم غلط کرنے کے لیے ان کے گھر سے بڑھ کر دوسری جگہ کوئی نہیں تھی۔ بہت دن بعد دل لگا کر تیار ہوئی۔ دلکش دکھائی دینے کا ایک ایک گور وہ برسوں سے پکڑے ہوئے تھیں۔ سادہ اور قیمتی ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس، لاکٹ اور رنگ پہنتی ان کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہونے لگا۔ اچھی بات مزید یہ تھی کہ ان کا یہ سیٹ کسی کا دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ مظہر صاحب کا امبرین کے ہاں جانے کا پروگرام تھا، انہیں انکار کر کے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ادھر چلی آئیں۔ بیگم سیف اللہ کے وسیع پارکنگ لاٹ میں چند گاڑیاں پہلے سے ہی موجود تھیں، ساری جانی پہچانی تھی۔ نادرہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ایک اچھا دن گزرنے کا پورا یقین لیے وہ لابی تک آئیں تو سٹنگ روم سے آتے کہکہوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ذرا لوگوں کا دو رخا پن دیکھیں، اتنا اچھا ہاتھ مار کر بھی کیسا منہ سجائے بیٹھی تھی، جیسے کروڑوں کی کنسائنمنٹ ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ حوری کمال کی آواز لابی میں صاف سنائی دے رہی تھی، نہ جانے کس کا ذکر تھا۔ نادرہ بیگم خود بڑھ کر اس دلچسپ کام کا شامل ہونے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ ایک دم ہی ٹھٹکنا پڑا۔ مجھے تو اس بیچارے لڑکے پر ترس آ رہا تھا، کتنا شاندار لڑکا اور معذور لڑکی پلے بن گئی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ڈھونڈا ہے بیگم نادرہ نے۔ ایک اور جانی پہچانی آواز رشک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور لوگ کس قدر شریف اور سیدھے لگ رہے تھے، خاص طور پر لڑکی کی مدر۔ نادرہ اور ان کی بیٹی تو انگلیوں پر نچائیں گی۔ پتہ نہیں بھائی کیسے مل جاتے ہیں ایسے لڑکے۔ سچ بتائیں بیگم سیف اللہ، امبرین اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی کیسی لگ رہی تھی؟ بڑے خوش آمدانہ انداز میں بیگم سیف اللہ کی رائے بھی طلب کر لی گئی تھی۔ نادرہ بیگم یوں ہی گم سم سی وہیں کھڑی رہ گئیں۔ دیرینہ تعلقات اور ان تعلقات سے بندھی ہزارہ خوش فہمیاں، زیادہ رنج انہیں امبرین کے بارے میں دیے گئے ریمارک سن کر ہوا تھا۔ سارا کھیل پیسے کا ہے۔ معلوم نہیں کیا ڈیل کی ہوگی مظہر صاحب نے۔ کافی بڑا کیش یا بزنس میں شراکت کچھ دن میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ بہرحال اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر لیا، ورنہ بیچاری کو یہاں اس سرکل میں کون پوچھتا۔ میں تو جب بھی اسے دیکھتی ہوں یہی خیال آتا تھا، اس غریب کا بنے گا کیا ماں باپ کی زندگی تک؟ تو پھر یہ مذاق اڑاتی ہمدردی بیگم سیف اللہ کی تھی، جو کچھ دن پہلے تک اپنے کینیڈا والے بھانجے کے لیے امبرین میں دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی، اور جن کی خوشامد میں وہ اتنی آگے بڑھ چکی تھیں کہ ہر ایک کی مخالفت بخوشی مول لے لیتی تھیں، اور ان سے اپنے اس تعلق کو اپنی بڑی عزت افزائی سمجھ کر اترائی پھرتی تھیں۔ یہ تعلق، یہ مان،
नादरा बेगम ने एक अजनबी सी निगाह चारों तरफ डाली। ये शानदार लॉबी जिससे वो अनगिनत बार फख्र से सर उठाए गुजरती चली जाती थी, आज इसने पहली बार उनके कदम थामे थे। अंदर से कह कहो की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। न जाने मौजूए गुफ्तगू वही थी या अब किसी और की बारी थी। वो एक लफ्ज़ भी मज़ीद सुनना नहीं चाह रही थी। तेज़ कदमों से चलती हुई वो गाड़ी तक आई तो ड्राइवर, जो अभी अभी दूसरे ड्राइवर के साथ गपशप के इरादे से जाकर बैठा था, उन्हें देखकर तेज़ी से भाग आया। अम्बरीन की ससुराल चलो। उन्होंने इसे हदायत देते हुए सीट की पुश्त से सर टिकाते खुद को कंपोज करने की कोशिश की। रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें इस वक्त तक क्यों नहीं होता जब तक वो खुद हमारे साथ ना बढ़ते जाए। ज़िंदगी में पहली बार आपा बतौल का सामना करने से वो अभी से सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये नॉवलेट अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।